Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. A purchased a typing machine on a dealer's representation that it was a new model. After paying the purchase price, he discovered that although the machine looked new, it was actually a rebuilt model. What are A's legal rights? जी, मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड? फ्रॉड। तो क्या राइट्स है उसके पास? एक तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइडेबल है उसकी ऑप्शन पे, प्लस अगर वो वाइड करता है इस कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के कॉन्सिक्वेंस में फर्क यही है। मिसरिप्रेजेंटेशन में कॉन्ट्रैक्ट तो वाइड किया जा सकता है लेकिन डैमेजेस क्लेम नहीं किए जा सकते। फ्रॉड के केस में डैमेजेस भी क्लेम किए जा सकते हैं। ये कैसे पता चलेगा कि डीलर को पता है? क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से हमें लग रहा है कि उसने उसको रीबिल्ड किया, क्योंकि नॉर्मली अज्यूम किया जाता है कि जो चीजें किसी के पास है तो उसको पता है कि वो न्यू है या उसने रीबिल्ड किया। अगर आप इसको इस क्वेश्चन के फैक्ट्स को सामने रख के इस कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि डीलर को नहीं पता था, तो वो भी अजम्पशन ले सकते हैं कि मिस रिप्रेजेंटेशन थी। सिचुएशन उसमें भी वही होगा, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है, लेकिन उसमें भी हम डैमेजेस की बात नहीं करेंगे। जी, क्वेश्चन 25, A sells a horse to B knowing fully, अब ये knowing fully को भी अंडरलाइन कीजिए, knowing fully well that the horse is vicious. A does not disclose the nature of the horse to B. Is the sale valid? Sale valid है, सेल वैलिड है। साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। यहां पे कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा। अगर वो कोई स्टेटमेंट दे रहा तो ना क्लियरली कहता कि ये घोड़ा ठीक है, फिर हम कहते हैं कि ये फ्रॉड है। उसने डिस्क्लोज नहीं किया, थर्ड पार्टी ने पूछा भी नहीं, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड कोई भी नहीं है, सेल वैलिड है। 26, A who is trying to sell an unsound horse forges a veterinary surgeon certificate stating that the horse is sound and pins it on the stable door. दरवाजे में लगा देता कि ये घोड़ा किसी फेक सर्टिफिकेट लाके कि ये घोड़ा ठीक है, हालांकि वो घोड़ा जो है वो अनसाउंड है, पागल है। B comes to examine the horse but the certificate goes unnoticed by him. B ने एग्जामिन किया लेकिन सर्टिफिकेट की तरफ ध्यान नहीं किया। He buys the horse and finds later on the horse to be unsound. घोड़े को खरीद लेता है और बाद में पता चलता है कि ये तो सही घोड़ा नहीं, पागल है। He wants to avoid the agreement under the plea that he has been defrauded. Will he succeed? क्यों सक्सीड नहीं करेगा? क्योंकि he did not act on the basis of misrepresentation. उसने मिसरिप्रेजेंटेशन की बेस पर तो एक्ट किया ही नहीं। हमने एसेंशियल्स में पढ़ा था फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन दोनों में कि उसको मिसरिप्रेजेंटेशन की बेस पर एक्ट करना होगा। अगर उसको मिसरिप्रेजेंटेशन की तो गई, लेकिन उसने उसकी बेस पे नहीं किसी और बेस पे डिसीजन किया, वो ना मिसरिप्रेजेंटेशन है ना फ्रॉड है। तो इस सिचुएशन में क्या वो सक्सीड करेगा? नहीं, सेल वैलिड है। 27, A fraudulent informs B that his house is free from encumbrances. ये encumbrances की जगह पे mortgage लिख दीजिए, free from mortgage, free from charge. B thereupon buys the house. The house is subject to a mortgage. What are the rights of B? जी, B के क्या राइट्स हैं बताइए? यहां कोई मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड है या नहीं? बिल्कुल है, ये फ्रॉड है बिल्कुल। वो कॉन्ट्रैक्ट को वाइड भी कर सकता है, डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। 28, C with the intention of inducing D to enter into a contract with him makes a statement to D which is in fact untrue and thereby induces D to enter into the contract. What are D's rights if the statement is made by C knowing that it was untrue, in good faith and without negligence? कहते C ने D को स्टेटमेंट दी, अगर वो नहीं जानता था कि ये स्टेटमेंट गलत है तो फिर क्या राइट्स है डी के? मिसरिप्रेजेंटेशन की अवॉइड कर सकता है, और अगर वो जानता था तो फिर फ्रॉड होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड भी कर सकता है, डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। 29, Mughal and Daud are trading in rice. Daud entered into a contract with Mughal for the purchase of 50 tons of rice. Daud had private information of change in prices which would have affected Mughal's willingness to enter into the contract. When Mughal through his own resources came to know about the prices, he accused Daud of fraud and repudiated the contract. Under the provision of Contract Act, explain whether Mughal is justified in repudiating the contract. जी बताइए, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है मुगल? क्यों नहीं कर सकता? उसे बताया नहीं गया था कि प्राइसेस चेंज होने वाली है। ठीक है, साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। ठीक है, यहाँ पे रूल अप्लाई होगा कैविएट एम्पटोर वाला, यानी लेट द बायर बी अवेयर। बायर की जिम्मेदारी है कि वो उसको अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करे चीज को बाय करने से पहले। सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसको डिस्क्लोज करना। जी, साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, इसकी दो एक्सेप्शंस याद है आपको? कौन कौन सी एक्सेप्शन थी? व्हेन साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच, और दूसरा व्हेन देयर इज फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप इसको कहते हैं जो अटमोस्ट गुड फेथ पे बेस कर रहा हो रिलेशनशिप, जैसे ट्रस्टी बेनिफिशियरी, जैसे पेरेंट्स और चिल्ड्रन।
31. C offers to sell to D a painting which he knows is a good copy of a well-known masterpiece. D, thinking that the painting is an original one and that C must be unaware of this, immediately accept C's offer. ये C's offer कर ले. D ने समझा कि ये C को तो पता ही नहीं ये पेंटिंग जो है ओरिजिनल है और उसने उस पेंटिंग को खरीद लिया. Does this result in a contract? क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं तो ये मिस्टेक नहीं है. वो तो समझ रहा था कि जेन्युइन होगी. ये यूनिलैटरल मिस्टेक. यूनिलैटरल मिस्टेक का क्या रूल है? ये वैलिड है. शाबाश, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है. दो सिचुएशन में यूनिलैटरल मिस्टेक का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता. आइडेंटिटी ऑफ पार्टी विद whom contract is being made और दूसरा नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. 32. A sold some land to B. At the time of sale, both parties believed in good faith that the area of land sold was 10 acres. It, however, turned out that the area was 7 acres only. How is the contract of sale affected? Give reasons. Void क्यों? ये भी तो मिस्टेक है. ये बाइलैटरल मिस्टेक है. बाइलैटरल मिस्टेक पे कॉन्ट्रैक्ट void होता था. 33. M, an old man of poor sight, endorsed a bill of exchange for rupees 3,000, thinking that it was a guarantee. Is M liable to pay the amount? क्यों भैया? ये भी तो यूनिलैटरल मिस्टेक है. हाँ, ये यूनिलैटरल मिस्टेक की एक्सेप्शन है. यूनिलैटरल मिस्टेक में कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली वैलिड होते हैं, सो दो एक्सेप्शन में. ये उनमें से सेकंड एक्सेप्शन. ये थे हमारे केसेस. कोई इशू इस चैप्टर में? कोई टेक्निकल कंसेप्ट तो नहीं, कोई आपको प्रॉब्लम आई हो? जी नहीं. बिल ऑफ एक्सचेंज कंफर्म होता है कि हमने पैसे देने हैं. गारंटी कंटीजेंट लायबिलिटी होती है कि अगर इस बंदे ने ना दिए तो फिर हम देंगे. प्राइमरी लायबिलिटी हमारी नहीं होती. ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज में तो कंफर्म है. जी चलिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें. नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 7 जो रिलेट करता है इलीगल एग्रीमेंट से. इलीगल एग्रीमेंट्स कौन से होते हैं जिनको लॉ कह दे कि ये एग्रीमेंट आप नहीं कर सकते, वो इलीगल हो गए. इलीगल का मतलब लाजमी नहीं कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी उसमें इन्वॉल्व हो. क्रिमिनल एक्टिविटी के अलावा भी कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो सकते हैं. इलीगल लॉ में बोला जाता है उस एक्ट के लिए जो डिसअलाउड बाय लॉ. लॉ ने जिस चीज को ना कह दिया अगर वो काम करे उसे इलीगल कहेंगे. इलीगल लाजमी नहीं हमेशा कोई ना कोई क्राइम ही हो. ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए हमने कंसेप्ट पढ़ा था एलियन एनिमी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा वो ड्यूरिंग वॉर सस्पेंड हो जाता है. अगर ड्यूरिंग वॉर एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? नहीं, वो वैलिड नहीं है, वो वाइड है. उसके लिए वर्ड यूज होता है इलीगल. इलीगल यानी जुर्म नहीं है, लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो उसका कोई कानूनी हैसियत भी नहीं है. ठीक है, तो ये इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे इलीगल एग्रीमेंट्स के बारे में. वो क्या होते हैं, उनका लीगल स्टेटस क्या है. सिर्फ ये दो चीजें हमने पढ़नी है. इलीगल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं और उनका लीगल स्टेटस क्या है. सबसे पहले हमें बता रहा है अनलॉफुल या इलीगल एग्रीमेंट्स उन एग्रीमेंट्स को कहते हैं जिनका ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन अनलॉफुल हो. ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन अनलॉफुल हो यानी लॉ ने उसकी इजाजत ना दी हो. इसमें हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं. वैसे इस क्लासिफिकेशन का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपको ये दोनों तरह की लिस्ट याद करनी होती है. और अगर एग्जाम में पूछे बताइए एग्जांपल दीजिए इलीगल एग्रीमेंट्स की या अनलॉफुल एग्रीमेंट्स की, तो दोनों लिस्ट आपने प्रोड्यूस करनी होती है. लेकिन मैं भी कभी आपसे सिर्फ इतना पूछ ले बताइए वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, फिर सिर्फ यही लिस्ट लिखनी होगी. इलीगल एग्रीमेंट्स किन सिचुएशन में ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन अनलॉफुल होती है. हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी इलीगल एग्रीमेंट्स की या अनलॉफुल एग्रीमेंट्स की. ये कौन से एग्रीमेंट होते हैं जो कि जिनका ऑब्जेक्टिव या कंसीडरेशन अनलॉफुल हो. इनको दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है. वो कौन सी सर्कमस्टेंसेस है जब ऑब्जेक्टिव या कंसीडरेशन अनलॉफुल होगी, इसको दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है. एक वो एक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट्स, कंसीडरेशन जो क्लियरली फॉरबिडन बाय लॉ है, लॉ ने क्लियरली मना कर दे, और अगर इन लिस्ट में से कोई काम करते हैं तो आपके खिलाफ केस भी फाइल होगा, इसे क्राइम समझा जाता है. ये वो लिस्ट है फॉरबिडन बाय लॉ. अपोज टू एग्रीमेंट, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, उन एग्रीमेंट्स को कहा जाता है जो क्राइम तो नहीं है लेकिन वाइड है, आप वो कर भी नहीं सकते. फॉरबिडन बाय लॉ और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में की डिफरेंस जो है वो ये है कि फॉरबिडन बाय लॉ क्राइम भी होते हैं, ये ज्यादा सिवियर है. ये क्राइम नहीं होते लेकिन स्टिल लॉ इन्हें अलाउ नहीं करता. वन द वन स्टडी करते हैं. सबसे पहले
कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट फॉरबिडन बाय लॉ। कहता है ऐसे एक्ट्स जो पनिशेबल बाय लॉ हो, जो पनिशेबल बाय, जैसे स्मगलिंग करना। बताइए लॉ ने सिर्फ मना किया या स्मगलिंग करने में सजा भी है? सजा भी है। ये उसकी एग्जांपल, एक्ट्स पनिशेबल बाय लॉ। अगर फर्ज कीजिए कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को स्मगलिंग के लिए पैसे देती है कि भैया तुम ऐसा करना कि जरा 10 किलो अफीम तो लेते हैं ना अफगानिस्तान से। अब ये कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? नहीं, ये वॉइड है, पनिशेबल बाय लॉ। अच्छा, वो कहता है ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। जैसे फर्ज कीजिए कि ए ने बी से कहना कि भैया अफगानिस्तान से अफीम लेते हैं ना तुम 10 किलो, और ए के पास पैसे नहीं है, वो सी के पास जाता है और सी से कहता है भैया मुझे आप ऐसा कीजिए 10 लाख रुपया उधार के तौर पे दीजिए, मैं आपको महीने बाद 15 लाख करके वापस कर दूंगा। अब सी अगर लोन दे देता है तो लोन देना बेसिकली कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है जो फॉरबिडन बाय लॉ हो, लेकिन अगर वो ये लोन देता है तो इनडायरेक्टली ये इलीगल काम में यूज होगा। तो मेन जो ट्रांजैक्शन है वो स्मगलिंग है। ये जो दूसरी ट्रांजैक्शन होती है ना, लोन दिया गया, ये इनडायरेक्टली मेन ट्रांजैक्शन को अफेक्ट करे, इसे कहते हैं कोलैटरल ट्रांजैक्शन। इसे क्या कहते हैं? कोलैटरल ट्रांजैक्शन। वो कहता है अगर लोन देने वाले को पता था ना इस पैसे को स्मगलिंग में इस्तेमाल किया जाएगा, उसे भी हम स्मगलर ही समझेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड होगा। ये बात समझ आए? आगे चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट टू डिफ्रॉड अदर्स, दूसरों को धोखा देने के लिए। ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया, आओ ऐसा करते हैं, हम दोनों मिलकर लोगों के साथ धोखा करते हैं, फ्रॉड करते हैं, उनको ठगते हैं, जो भी हमें पैसे मिलेंगे आधे आधे कर लेंगे, मिलकर चोरी करते हैं, जो भी सामान हुआ हमें मिला हमारे हाथ का आधा आधा कर लेंगे। क्या ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है? बिल्कुल भी नहीं, ये तो बल्कि जुर्म है, इमोरल एक्ट्स। वो कहता है अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हैं गैर अखलाकी तो वो भी वाइड होगा जी। फॉर एग्जाम्पल आप किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि भैया ऐसा करो आज की लॉ की क्लास नहीं लेते, हाँ मैं भी क्लास में नहीं आऊंगा, तुम भी क्लास में ना आना, हाँ बुढ़ा लगा रहे, सारे स्टूडेंट मिलके ये फैसला कर लेते हैं कि आज हमने क्लास जो है वो नहीं पढ़नी। अब ये अगर फर्ज कीजिए कि आधे स्टूडेंट चले जाते हैं, आधे स्टूडेंट क्लास में आ जाते हैं, तो जो स्टूडेंट क्लास से बाहर हैं वो क्लास में आने वाले स्टूडेंट के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? भैया इमोरल एक्ट था। क्लियर हो गया भैया? आगे चलते हैं। इन्वॉल्विंग इंजरी टू अदर्स, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया कि किसी दूसरे को जिससे नुकसान हो। जैसे भाई को मैंने कहा भैया सुपारी दे इनको, मैंने कहा एक खोखा लीजिए और इसको टपका डालिए। अब एक खोखा लेके निकल गया, टपकाया भी नहीं इसको, क्या मैं इसके खिलाफ केस फाइल कर सकता हूं? नहीं। याद रखिए ये जो लॉ है ना, जो अनलॉफुल, ये जितने भी एग्जांपल्स हैं, इन सिंपल जब कोई कॉन्ट्रैक्ट वाइड होता है उसमें रूल ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं है, जो भी लिया दिया है वो रिस्टोर करना होता है। ये प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं। लेकिन इन सारी एग्जांपल्स में कॉन्ट्रैक्ट भी वाइड होगा, एग्रीमेंट भी वाइड है, और आप रिस्टोरेशन भी नहीं कर सकते। मैं लीगली ना तो इनको इन्फोर्स कर सकता हूं कि इन्होंने जो एग्रीमेंट किया था उसमें अमल करें, ना ही इनसे पैसे वापस ले सकता हूं। यहां पे लॉ का पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा स्ट्रिक्ट है। वो कहता है ये अनलॉफुल जो एग्रीमेंट है ना, कॉन्ट्रैक्ट है, इनमें हम जो है वो रिस्टोरेशन भी नहीं करवाएंगे। आपने क्यों एक ऐसा एग्रीमेंट किया जो कि गलत था? ठीक है, दोनों तरह की लिस्ट में रिस्टोरेशन नहीं होगी, लेकिन इस लिस्ट में आपको सजा भी मिलेगी अगर इस तरह का एग्रीमेंट करना है। नेक्स्ट, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ऐसे एग्रीमेंट किया जो कि पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ। अच्छा, अब इसमें कंसेप्ट कोई नहीं है, लॉ ने सिर्फ एक लिस्ट बना दी कि ऐसे सारे एग्रीमेंट हम समझेंगे पब्लिक इन जनरल इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक नहीं है। ठीक है, इसलिए इनको अवॉइड करार दिया जाता है। ये कौन से है? ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी, ये भी बात हो गई। अगर एलियन एनिमी के साथ, ऐसे बंदे के साथ एग्रीमेंट करते हैं जिसके मुल्क के साथ हमारी जंग जारी है, वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा। स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, इसका क्या मतलब है? कि किसी के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो रही है और आप उसके खिलाफ उसको बचाने की कोशिश करें। जैसे फर्ज कीजिए एक बंदे के घर में चोर आया, सामान लेके निकल गया, उसने चोर को देख लिया और उसे इसके पीछे भागा, उसे पकड़ लिया। अब चोर कहने लगा भैया ठहर जाओ, तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं। पहली ऑप्शन ये, सामान मैंने रास्ते में भागते भागते किसी जगह छुपा दिया, वो तुम्हें मिलेगा नहीं जब तक मैं ना बताऊं। पहली ऑप्शन ये कि सामान लो मेरे से और मेरे खिलाफ कोई FIR दर्ज ना करो, कोई कानूनी चाराजोई ना करो। और दूसरी ऑप्शन ये, अगर मेरे खिलाफ कानूनी चाराजोई करोगे तो मैं जेल में तो चला जाऊंगा, तुम्हारा सामान वापस नहीं करूंगा। अब उस बंदे ने एग्रीमेंट कर लिया, उसने कहा ठीक है आप मेरा सामान मुझे वापस दीजिए, मैं आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करता। ये है स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। ठीक है, अब बताइए क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? नहीं। इसका मतलब ये हुआ वो जो ओनर है वो चीजें भी ले सकता है और चीजें लेने के बाद दोबारा उसके खिलाफ केस भी कर सकता है।
स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? थोड़े से मुश्किल अल्फाज है लेकिन कंसेप्ट क्लियर हुआ कि मुजरिम जो है उसको हमने छुड़ाना नहीं है, उसके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मेंटेनेंस एंड चैम्बर्डी। मेंटेनेंस एंड चैम्बर्डी का मतलब क्या है कि एक ऐसी पार्टी जिसका कॉन्ट्रैक्ट में कोई अमल दखल नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट में आके किसी को स्टिमुलेट करे, मोटिवेट करे एक्शन लेने के लिए। यानी एक डिसइंटरेस्टेड पार्टी, ऐसी पार्टी जिसका कॉन्ट्रैक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो और किसी को मोटिवेट। जैसे फर्ज कीजिए मोहल्ले में दो आदमी लड़ पड़े, ए और बी। अब सी जो है उसको ए से उसकी कोई पुरानी कोई टसल चल रही है। सी ने बी से कहा भाई ए के खिलाफ जाके केस करो। बी ने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है, वकील पैसे मांगता है। उसने कहा बेफिक्र हो, पैसे मैं तुम्हें देता हूं। या उसको वैसे उसके कान भरता है। ये एग्रीमेंट, ये कहलाता है मेंटेनेंस। चैम्बर्डी भी मिलता जुलता है। इसमें एक बंदा जो कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, ठीक है, जिसका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है। अब कोई गरीब आदमी है, वो एक जगह पे रह रहा है, एक मकान में, किसी दूसरे बंदे ने उसके खिलाफ केस कर दिया कि ये मकान तो मेरा है। उस गरीब आदमी के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो वकील के एक्सपेंसेस पे कर सके। अगर तो कोई दूसरा बंदा आके उसको कहता है ना अच्छा चलो मैं तुम्हें पैसे देता हूं, तुम ये केस लड़ो, ये चैम्बर्डी का केस, ये मेंटेनेंस का केस हो जाएगा। लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा आके कहता है मैं पैसे देता हूं, शर्त यह है कि जब तुम केस जीतोगे तो मकान की जो है आधा मकान मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दोगे। अब वो बंदा बेचारा जो है वो मुसीबत, मतलब पहले ही ऑलरेडी उसके पास पैसे कोई नहीं, अगर कोई एक्शन नहीं लेता सारा मकान जाता है। अगर वो केस स्टार्ट करता है आधा मकान, वो अगर एग्रीमेंट कर लेता है, इसे कहते हैं चैम्बर्डी। चैम्बर्डी में जो डिसइंटरेस्टेड पार्टी है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट से ताल्लुक कोई नहीं है, वो पैसे इन्वेस्ट करती है तो प्रॉपर्टी की वैल्यू शेयर करने का एग्रीमेंट करती है। अगर केस जीते तो इतनी वैल्यू आप मुझे प्रोवाइड करेंगे। यह है चैम्बर्डी। लॉ क्या कहता है? कहता है मेंटेनेंस एंड चैम्बर्डी अलाउड तो है अगर रीजनेबल हो और बोनाफाइड हो। बोनाफाइड इंटेंशन का मतलब है गुड इंटेंशन के साथ किए गए हो। अगर रीजनेबल नहीं है, जैसे इस केस में हमें लग रहा है कि रीजनेबल नहीं है, आधा मकान अपने नाम लिखवा रहा है वो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। मेंटेनेंस और चैम्बर्डी में फर्क समझ आया? मेंटेनेंस में कोई केस विन करने पे कोई शेयर, वैल्यू शेयर नहीं हो रही। चैम्बर्डी में केस विन करने पे वैल्यू शेयर हो रही है। दोनों लाउड है। कहते हैं हाँ चैम्बर्डी एक केस में लाउड नहीं है, चाहे रीजनेबल क्यों ना हो। वो किस केस में? वकील के केस में। प्रोफेशनल सर्विसेज अगर किसी को प्रोवाइड करते हैं उस केस, यानी कोई वकील ये एग्रीमेंट नहीं कर सकता कि मैं आपका केस लड़ने को तैयार हूं, अगर मैं केस जीता तो जितनी वैल्यू होगी प्रॉपर्टी की आपने 20% मुझे देनी है। वो कहता है इस केस में तो हम ये भी नहीं देखेंगे रीजनेबल है कि नहीं। चैम्बर्डी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज अलाउड नहीं है। इसके अलावा बाकी रूल क्या है? मेंटेनेंस हो या चैम्बर्डी हो, अलाउड है प्रोवाइडेड रीजनेबल हो, बोनाफाइड इंटेंशन के साथ। यानी हमारा मकसद उस गरीब की मदद करना हो, उसके हालात से फायदा उठाना ना हो। नेक्स्ट, एग्रीमेंट टू सेल और ट्रांसफर पब्लिक ऑफिस। पब्लिक ऑफिस होता है सरकारी नौकरी। फर्ज कीजिए एक बंदे को हमने रिश्वत दी कि आप ऐसा कीजिए इस दफ्तर में हमें क्लर्क लगा दीजिए। उस बंदे के पास अथॉरिटी है कि वो क्लर्क के तौर पे अपॉइंटमेंट कर सकता है। हमने पैसे दे दिए, उसने अपॉइंटमेंट नहीं की, क्या हम उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं? ये एग्रीमेंट वॉइड है। ठीक है, एग्रीमेंट भी वॉइड है, रिस्टोरेशन भी नहीं होगी, क्योंकि यहां पे दोनों तरह के केसेस में लॉ का रूल क्या है? एग्रीमेंट भी वॉइड है एन इश्यू, रिस्टोरेशन भी पॉसिबल है। नेक्स्ट, एग्रीमेंट इन द स्टेट ऑफ। ऐसा एग्रीमेंट जो कि पाबंदी लगाता हो किस पे? ट्रेड पे। अगर हम किसी के साथ एग्रीमेंट कर ले, फर्ज कीजिए ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया 5 लाख लो, आइंदा इस इलाके में कहीं अपना बिजनेस ना करना। एक ही दुकान ज्यादा चल रही है, बी की दुकान नहीं चल रही। बी ने ए को पैसे दिए और क्या कहा? इस मार्केट से निकल जाओ, आइंदा 10 साल तक इस मार्केट में ना आना। अब अगर 2 महीने के बाद फिर वो बिजनेस शुरू कर देता, क्या उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है? लॉ का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोविजन में? लॉ कहता है हर बंदे के कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। आप थ्रू एग्रीमेंट किसी भी पार्टी को उसके फंडामेंटल राइट से महरूम नहीं कर सकते। जैसे खाना खाना मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं किसी के साथ एग्रीमेंट अगर करता हूं कि भाई मैं 3 दिन तक खाना नहीं खाऊंगा, एग्रीमेंट वॉइड है। इस तरह लॉ कहता है ट्रेड करना, तिजारत करना, पेरेंटल राइट्स, अपने बच्चों की परवरिश करना, और एक और भी आगे चल के एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, मैरिज, शादी करना, और पर्सनल लिबर्टी और जाती जो शख्सी आजादी है, ये सारी चीजें हर इंसान का, हर शहरी का हक है। आप थ्रू एग्रीमेंट किसी को भी इनसे महरूम नहीं कर सकते। जैसे फर्ज कीजिए एक बंदे के घर में बच्चे नहीं है, उसने किसी दूसरे बंदे से कहा कि तुम ऐसा करो, अपना सबसे छोटा बच्चा मुझे दे दो, 10 लाख रुपए ले लो। हम उस बंदे को पेरेंटल राइट से महरूम कर रहे हैं एग्रीमेंट से। क्या इस एग्रीमेंट की कोई कानूनी हैसियत है? नहीं है। ठीक है, इसी तरह ट्रेड की एग्जांपल मैंने आपको दी। पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी सुनिए, एक बंदे ने लोन लिया किसी दूसरे बंदे से, दूसरे बंदे ने शर्त लगाई, भैया मैं तुम्हें 5 लाख रुपया लोन देने को तैयार हूं,
शर्त ये है कि जब तक तुम लोन रीपे नहीं करते अपना घर नहीं बदलोगे, तुम्हारा घर इसी जगह रहेगा। उस बंदे ने एग्रीमेंट कर लिया, एग्रीमेंट करने के बाद लोन लिया और 3 महीने के बाद घर बदल के कहीं दूर चला गया, उसके खिलाफ केस फाइल किया गया। बताइए क्या उस बंदे ने ठीक किया घर बदल के? उसके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो घर चेंज कर सके? बिल्कुल, लॉ ने कहा ये पर्सनल लिबर्टी है, पैसे देने का पाबंद है अभी भी, लेकिन किस जगह पे रहना है ये हर पर्सन की पर्सनल लिबर्टी है, वो फैसला खुद करना चाहे कर सकता है। अगर आप किसी के साथ एग्रीमेंट करता है जो कि इन चारों को रिस्ट्रिक्ट करता हो, वो एग्रीमेंट वाइड होगा। फोर्थ एग्जांपल ये आगे आएगी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज वाली, कि आप किसी के साथ एग्रीमेंट ये नहीं कर सकते कि वो कभी भी शादी नहीं करेगा, ये एग्रीमेंट नहीं कर सकते। लॉ में याद रखिएगा 2 चीजें हैं, एक ये एग्रीमेंट करना कि कोई कभी भी शादी नहीं करेगा, और एक ये एग्रीमेंट करना मिस्टर ए मिस्टर बी से कहने लगा कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। ये दोनों डिफरेंट स्टेटस है। अगर मिस्टर ए मिस्टर बी के साथ ये एग्रीमेंट करता है, सॉरी नहीं हो भी सकता है उसका दोस्त हो, अगर ए बी के साथ एग्रीमेंट करता है कि बी कभी भी शादी नहीं करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड है, ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड है। लेकिन अगर ए बी के साथ ये एग्रीमेंट करता है कि वो बी से ही शादी करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और इसकी वायलेशन पे लॉ एग्जाम्पलरी डैमेजेस पे करवाने को कहता है, एग्जाम्पलरी डैमेजेस। तो ये फर्दर मजीद हम एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन उस चैप्टर में पढ़ेंगे, रेलिवेंट चैप्टर में। आगे चलते हैं, एग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपोली। ये आपने शायद इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कि अगर आप, हाँ वो ओलिगोपोली वाले किसी टॉपिक में इस तरह की बात आती थी कि जो कंपनीज आपस में एग्रीमेंट करके मोनोपोली क्रिएट करती हैं एक तरह की और प्राइस वगैरह फिक्स कर देती हैं। मकसद ये होता है कि कंज्यूमर जो है उससे ज्यादा पैसे चार्ज किए जाए, ये एग्रीमेंट भी वॉइड है। और मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट, वो कहता है ये जो शादी सेंटर वाले होते हैं इनको आप कोई पैसे देते हैं और कहते हैं हमारे लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढो, लॉ कहता है भैया ये ऐसा ट्रेड वाला मामला नहीं है मैटर कि जिसे इस तरह के लोगों के थ्रू सॉल्व किया जाए। इस तरह के जितने भी एग्रीमेंट है लीगली वो वॉइड है, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट। जी कुछ समझ आया? एग्रीमेंट जी, कोई एग्रीमेंट अगर समझ नहीं आया पूछिए। जो बंदा जेल में है वो एग्रीमेंट नहीं कर सकता, अगर वो एग्रीमेंट करता है तो वो वाइड होगा। वो हमारा नेक्स्ट एक चैप्टर है उसमें आएगा, नेक्स्ट चैप्टर भी इसी से मिलता जुलता है, वो है वाइड एग्रीमेंट। ठीक है, यहां पे वो है जो इलीगल है, इलीगल है। ठीक है, इलीगल का इफेक्ट क्या होता है? कहता है वाइड एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब पहले दिन से ही वाइड। देखिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हो सकते हैं जो कि शुरू में वैलिड थे बाद में वाइड हुए। जैसे अगर हमने एलियन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उस वक्त जंग नहीं छिड़ी थी, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, बाद में जंग छिड़ी वाइड हो गया। अब अगर हमने जंग के दिनों में एग्रीमेंट किया, ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड एब इनिशियो है। ठीक है, चर्च मंगवाने का एग्रीमेंट किया, वाइड एब इनिशियो, वाइड एब इनिशियो भाई। और अगर गाड़ी बेचने का एग्रीमेंट किया वैलिड, लेकिन बाद में गाड़ी डिस्ट्रॉय हो गई, तो जिस ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड एब इनिशियो, अब वाइड हो गया जब गाड़ी डिस्ट्रॉय हो गई, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाए कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है। अब कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया लेकिन जिस वक्त एग्रीमेंट किया था उस वक्त वैलिड था। तो इलीगल एग्रीमेंट्स जितने भी हैं वाइड एब इनिशियो है। कोलैटरल ट्रांजैक्शन आल्सो वाइड। कोलैटरल ट्रांजैक्शन पता है, वो जो एग्जांपल दी थी आपको, लोन लिया उसने, ठीक है, लोन लेना, कोलैटरल मेन कोलैटरल वो है जो रिलेटेड होती है, एडिशनल कनेक्टेड। कहता है कि कोलैटरल ट्रांजैक्शन भी, हालांकि लोन लेना देना इलीगल नहीं है, लेकिन वो जिस पर्पस के लिए लोन दिया गया वो इलीगल है, तो कोलैटरल या रिलेटेड ट्रांजैक्शन भी इलीगल होगी, वो भी वाइड है। और इसमें सबसे अहम चीज ये कि कोई रिस्टोरेशन नहीं होगी। रिस्टोरेशन के लिए एक लफ्ज लॉ यूज करता है, रेस्टिट्यूशन। नो रेस्टिट्यूशन। अगर पार्टी को पता था कि ये कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है तो नो रिस्टोरेशन, नो रेस्टिट्यूशन। इफेक्ट समझ आ गया आपको? इलीगल एग्रीमेंट की एग्जांपल क्लियर हुई कि नहीं? देखिए एक कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसा नहीं, एक एग्जांपल भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हमें समझ में ना आई हो। सारे एग्रीमेंट आपने अच्छे तरीके से समझना। अब ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, वो कहता है ये तो आपने आसानी, आपको कोई भी एग्रीमेंट की एग्जांपल दिया आप आसानी से बता देंगे इलीगल है। सम टाइम ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट पार्टली लीगल है पार्टली इलीगल है। इस सिचुएशन में क्या होगा? हाँ, वो कहता है अगर तो लीगल पार्ट्स को इलीगल पार्ट्स को सेपरेट किया जा सकता है तो लीगल पार्ट इन्फोर्स करवाया जाएगा, और अगर लीगल और इलीगल पार्ट्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता तो फिर होल एग्रीमेंट इज वॉइड। इसकी 2 एग्जांपल दे रहा है, 2 एग्जांपल दे रहा है। पहले ये वाली एग्जांपल, अल्टरनेट प्रॉमिस बीइंग इलीगल। एग्जांपल सुनिएगा। मैंने भाई से कहा आप ऐसा कीजिए कि मेरे बिजनेस में आके अकाउंटेंट बनिए। उन्होंने कहा कि अच्छा अब रिम्यूनरेशन क्या मिलेगी? मैंने कहा आपको रिम्यूनरेशन मिलेगी 1 लाख रुपया
महीना और हर महीने आधा किलो चर्स। और कहा आधा किलो, काम भी ज्यादा है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी शुरू हो गया हमारा। बताइए इसमें एक लीगल कंसीडरेशन में दो चीजें हैं, पैसे और चर्च। एक लीगल है एक इलीगल। क्या दोनों को सेपरेट किया जा सकता है? दोनों के दरमियान में एंड है, एंड है, यानी दोनों चीजें मिलेगी, सेपरेट नहीं किया जा सकता। ये नहीं कह सकते भाई कि सिर्फ 1 लाख रुपया दें और चर्च की वैल्यू के मुताबिक मुझे चीजें दें, नहीं नहीं। अगर ये कहा जाता कि 1 लाख रुपया चर्च, सॉरी 1 लाख रुपया या आधा किलो चर्च, एग्रीमेंट में दोनों चीजें लिखी है। अब अल्टरनेट प्रॉमिस है, एक लीगल एक इलीगल, कौन सा इन्फोर्स करवाया जाएगा? 1 लाख वाला, 1 लाख वाला। अच्छा आप बताइए मुझे, मैं इनके साथ एग्रीमेंट करता हूं, 1 लाख रुपया दिया जाएगा। इन्होंने कहा सर काम क्या करना होगा? मैं कहा सुबह के वक्त जो है हमारा चावलों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है और शाम को हमारा चर्च की इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, तुमने दोनों काम संभालने हैं, दोनों के लिए पेमेंट कितनी होगी? 1 लाख रुपया। ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं? इसमें क्या लीगल और इलीगल को सेपरेट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। आपने नहीं बताया कि मॉर्निंग वाले बिजनेस के लिए कितनी रिम्यूनरेशन है और इवनिंग वाले के लिए कितनी सैलरी है। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पार्टली लीगल है पार्टली इलीगल, रूल क्या है? अगर लीगल को इलीगल से सेपरेट किया जा सकता है तो लीगल पार्ट इन्फोर्सेबल होगा, अगर सेपरेट नहीं किया जा सकता होल एग्रीमेंट वाइड। इसमें एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, अल्टरनेट प्रॉमिस, यानी या ये अल्टरनेट प्रॉमिस का मतलब क्या है? या ये ले लो या ये ले लो। तो इसका मतलब ये हुआ इनमें से एक लीगल और एक इलीगल, तो फिर कौन सा इन्फोर्स करवाया जाएगा? इलीगल वाला। दूसरी एग्जांपल, प्रॉमिस टू डू फर्स्ट लीगल एंड देन इलीगल थिंग। एक बंदे ने अपना घर बेचा और खरीदार के साथ एग्री किया कि भैया अगर तो तुम इस घर को रिहाइश के लिए इस्तेमाल करोगे तो ये है 5 लाख का, और अगर रिहाइश के बाद आपने इसमें जुआ करवाना भी शुरू कर दिया तो फिर 10 लाख रुपया होगी इसकी कंसीडरेशन प्राइस। बायर ने एग्री कर लिया, उसने 5 लाख रुपया, उसने कहा नहीं मैं जो है वो सिर्फ रिहाइश के लिए ले रहा हूँ, 5 लाख पे कर दिया। 2 महीने बाद पता चला कि उसने जुआ भी शुरू कर दिया। क्या सेलर मजीद पैसे रिकवर करवा सकता है? क्यों नहीं करवा सकता? इलीगल है, ठीक है, ये इलीगल है। प्रॉमिस टू डू फर्स्ट लीगल एंड देन इलीगल थिंग्स हो तो सिर्फ लीगल थिंग्स वाला अप्लाई होगा, इलीगल वाला अप्लाई नहीं होगा। कुछ समझ आई? अब ये सारे कंसेप्ट्स एक दफा दोबारा समझते हैं लेकिन केस स्टडी के जरिए। तो आइए जरा पेज 54 पे अटेंटिव होकर रीडिंग कीजिएगा। और आपको पता है कि लॉ के छोटे छोटे केसेस होते हैं लेकिन इंटरेस्टिंग होते हैं। स्टार्ट करें जी। पहला क्वेश्चन 3, A borrows rupees 500 from B to purchase certain smuggled goods from C. Can B recover the amount from A if he knows of A's purpose for which he borrows money? He does not know of A's purpose. If he knows तो रिकवर नहीं करवा सकता क्योंकि कोलैटरल ट्रांजैक्शन भी वाइड हैं और ये चूंकि इलीगल है, स्मगलिंग को अंडरलाइन करें, इलीगल है, तो इसका मतलब है रिस्टोरेशन भी नहीं होगी। डजंट नो, फिर रिकवर करवा सकता है, उसे तो नहीं पता ना कि इलीगल पर्पस के लिए यूज कर रहा है। Question 4. X promises to drop prosecution which he has instituted against R for robbery and R promises to restore the value of things taken. Can X enforce this promise? If so, give reason. क्या enforce करवा सकता है? नहीं, क्यों नहीं enforce करवा सकता? Stifling criminal prosecution वाला केस होगा। Question 5. G pays rupees 500 to a civil servant employed in government department. In consideration of A's promise that a government contract which is at the disposal of his department will be placed with G. आसान अल्फाज में रिश्वत ले रहा। Before this can be done, A is transferred to another department. G now wishes to reclaim from A rupees 500 paid to him. Will G succeed? क्यों नहीं? ये कौन से वाला केस है? एग्रीमेंट टू सेल ट्रांसफर पब्लिक पॉलिसी। ये क्वेश्चन में मेंशन करेंगे और फिर कहेंगे वॉइड है, इलीगल है, वॉइड, और रिस्टोरेशन रिस्टिट्यूशन भी नहीं होगी। इसमें तो कंफर्म है कि पार्टी को पता है, इसमें तो ये हम इस चक्कर में नहीं पढ़ेंगे ना पार्टी को पता कि नहीं पता। 6. A promises to pay rupees 500 to B who is an intended witness in a suit against A in consideration of B is absconding himself at the trial. B absconds but fails to get the money. Can he recover? A ने B से कहा भैया तुमने मुझे चोरी करते हुए देखा है, ऐसा अगर अब तुम गवाह के तौर पे पेश ना हो तुम्हें 500 रुपया दूंगा। B ने कहा अच्छा ठीक है मैं पेश नहीं होता। अब A जो है वो छूट गया, कोई गवाही नहीं था, उसके बाद उसने B को पैसे भी नहीं दिए। क्या B रिकवर करवा सकता है? नहीं। ये भी वो कौन से वाला एग्रीमेंट होगा? स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। 8. 7 डिलीट हो गया भैया, 8 पे आइए। A advances rupees 200 to B, a married woman, to enable her to obtain a divorce from her husband. B agrees to marry A as soon as she obtained a divorce. B obtains the divorce but refuses to marry A. Can A recover the amount? नहीं कर सकता। हाँ, ये कौन सा एग्रीमेंट होगा?
एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, ये पर्सनल लिबर्टी का भाई उसकी मर्जी है, इसे अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट समझा जाता है, ए रिकवर नहीं कर सकता। 9. A sells his grocery business including goodwill to B for a sum of rupees 50,000. It is agreed that A is not to open another grocery store in the whole of India for the next 10 years. कि अगले 10 साल तक पूरे इंडिया में वो कोई और बिजनेस नहीं कर सकता। A opens another store in the same city 2 months later. What are the rights of A? कोई राइट्स नहीं। कौन सी वाली प्रोविजन है? एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड इज वॉइड। ये एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड ही है ना। क्वेश्चन 10 एक्स। अच्छा एक चीज है में रखिएगा, अगर फर्ज कीजिए मुझे राइज मना करता है कि जब तक आप हमारे एम्प्लॉय हैं आपने वो किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाना, क्या ये एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड है? कहते हैं ये इन एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड नहीं है, ये नॉर्मल है। हाँ अगर वो ये कहे कि जब तक आप है तब और छोड़ने के बाद भी 5 साल तक नहीं कहीं पढ़ा सकते, तो ये एग्रीमेंट वॉइड होगा। छोड़ने के बाद मैं पढ़ा सकता हूँ। क्वेश्चन 10 देखिए, कह रहा है एक्स ए फिजिशियन प्रैक्टिसिंग इन कराची टू वाई एज हिज असिस्टेंट फॉर 3 years ड्यूरिंग विच वाई एग्रीड नॉट टू प्रैक्टिस ऑफ हिज ओन इन कराची। At the end of a year from date of agreement with X, Y began his own independent practice while still in service. While still in service, has X any legal remedy against Y? हाँ जी बिल्कुल, वो उसको मना करवा सकता है। ये एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड नहीं है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एम्प्लॉयमेंट का, और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये कंडीशन लगाई जा सकती है और नॉर्मली लगाई जाती है कि आप जब तक हमारे एम्प्लॉय है आप किसी और जगह पे काम नहीं कर सकते, खासतौर पे सेम कंपनी सिमिलर कंपनी में। वो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। आपको याद है वो चीफ एग्जीक्यूटिव वाले में भी मिलती जुलती बात हमने पढ़ी थी और पार्टनरशिप में भी पढ़ी थी। क्वेश्चन 11, इन ए सूट बाय ए अगेंस्ट बी फॉर द रिकवरी ऑफ रुपीज 5,000, ए इज इन नीड ऑफ मनी। सी एग्रीज टू प्रोवाइड फंड्स टू ए इन कंसिडरेशन ऑफ शेयरिंग 1/4 ऑफ द मनी रिकवर्ड फ्रॉम बी डिसाइड द वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन सी एंड ए। ये है कौन सा, चैम्बर्डी का या मेंटेनेंस का? चैम्बर्डी का, क्योंकि वो विनिंग के ऊपर प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है। क्या ये वैलिड है या वॉइड? या वैलिड है इफ रीजनेबल एंड बोनाफाइड। बताइए क्या लिखेंगे, क्या वॉइड है? वॉइड नहीं, हम लिखेंगे वैलिड। क्या आपको क्वेश्चन में पता चल रहा है कि ये रीजनेबल नहीं है या बोनाफाइड इंटेंशन नहीं है? नहीं, इसलिए बेहतर हम लिखेंगे वैलिड है इफ रीजनेबल विद बोनाफाइड इंटेंशन। 12, ये आईकैप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का भी, ध्यान से पढ़िएगा। आसिफ स्टोल कैश एंड मर्चेंडाइज फ्रॉम द एबीसी स्टोर। बासित नहीं, दोबारा पढ़ते हैं। ए स्टोल कैश एंड मर्चेंडाइज फ्रॉम एबीसी स्टोर, बी द ओनर ऑफ स्टोर इनिशिएटेड लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम। A contacted Basit with an offer to return the stolen cash and merchandise if B withdraw the suit. B accepted the offer. Is it a valid agreement? कौन सी वाली प्रोविजन होगी? स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। जी 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 भैया आप बताइए। हाँ वाइड एब इनिशियो लिख सकते हैं, वाइड की जगह पे वाइड एब इनिशियो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये जितने भी एग्रीमेंट्स हैं जिनमें ये इलीगल वाले एग्जांपल्स आती हैं उनमें वाइड एब इनिशियो लिख सकते हैं, ये ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेहतर है, बिल्कुल ठीक। 13, A grants lease of certain premises at Islamabad to B for 1 year, knowing that the premises will be used for an illegal purpose at a monthly rental of rupees 500. B does not pay the rent. Can they recover the rent? नॉर्मल रेंट होता है 10,000, दहशतगर्द को ले लिया 1.5 लाख रुपए महीना पे, पता था दहशतगर्दी करेंगे, वो दहशतगर्द निकल के काम करके पैसे भी नहीं दिए, क्या रिकवर करवा सकता है? कोई नहीं। ये क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वाइड एब इनिशियो। वाइड एब इनिशियो में कोई रिकवरी भी नहीं है। क्वेश्चन 14, A and B agrees that A shall sell his house to B for a sum of rupees 1 lakh, provided he used it for residential purposes, and would charge rupees 2 lakhs if he were to use the house for gambling. It is further agreed between them that the consideration shall be paid after a year of registration of the house in the name of B. साल के बाद पैसे पे किए जाएंगे। A executes a transfer in favor of B. After 6 months, B uses the house for gambling purposes. Discuss the rights of A. बताइए कोई पैसा नहीं मिलेगा, 1 लाख मिलेगा या 2 लाख? 1 लाख मिलेगा। कोई पैसा क्यों नहीं मिलेगा? लॉ कहता है प्रॉमिस टू डू फर्स्ट लीगल, पहले रेजिडेंशियल पर, एंड देन इलीगल थिंग्स, बाद में गैम्बलिंग के लिए। इस सिचुएशन में कौन से वाला एप्लीकेबल होगा? लीगल इन्फोर्स करवाया जाएगा पार्ट।
तो जो लीगल है 1 लाख रुपया सिर्फ यही इन्फोर्स करवाया जाएगा। क्लियर हुआ जी? इसमें कोई मुश्किल चीज तो नहीं थी। इसमें नॉर्मली जो स्टूडेंट्स को मुश्किल लगती है चीज वो मैग्नस एंड जेपर्डी और स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, और इसकी रीजन इसका कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट सिंपल है, इसके अल्फाज। कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से जो अहम चीज है वो है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। ये आगे फर्दर डिस्कशन होगी। तो कंसेप्चुअली जो समझने वाली चीज है वो है एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड। ये फर्दर डिस्कशन एक चैप्टर में होगी नेक्स्ट। और जो अल्फाज को सामने रखे प्रॉब्लम करती है स्टूडेंट्स को चीज स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और मैग्नस एंड जेपर्डी। क्लियर? और ये एग्रीमेंट पार्टली लॉफुल पार्टी अनलॉफुल ये जा गया। सेपरेबल है तो लॉफुल इन्फोर्स करवाया जाएगा, सेपरेबल नहीं है होल एग्रीमेंट वाइड। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। चलिए आज का लेक्चर एंड करते हैं। अल्लाह।